हेलो गाइस, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 25 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है, पोल्स फर्स्ट स्टेटहुड लेटर सेज पीएम पार्टीज वेलकम गवर्नमेंट मूव। In his first direct engagement with leaders of Jammu and Kashmir in almost 2 years, many of whom were detained for long spells following the stripping of the erstwhile state's special status and its division into two union territories, Prime Minister Narendra Modi assured them Thursday that his government was committed to reviving the democratic process through assembly elections as early as possible and sought their participation in the delimitation exercise. तो बेसिकली 2 साल पहले जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो उसके बाद ये पहली डायरेक्ट एंगेजमेंट देखी जा सकती है जम्मू कश्मीर के लीडर्स के द्वारा और जो दिल्ली में लीडरशिप है उनके बीच में। अब प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वो कमिटेड हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिवाइव किया जाए जम्मू कश्मीर में और वहां पे असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाए, जिसके लिए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भी की जा रही है। सेपरेटली, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड द सेंटर वाज बाउंड बाय इट्स एश्योरेंस ऑन इलेक्शंस एंड स्टेटहुड टू जेएंडके। तो होम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि हम इलेक्शंस भी जल्द ही कराने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस, और उसके बाद स्टेटहुड भी दे ही दिया जाएगा जम्मू और कश्मीर को। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड अ रिव्यू ऑफ डिटेंशन थ्रू अ कमिटी अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो अभी वहां पर जो लीडर्स अभी डिटेंशन में है, तो उनके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो वो देखेंगे कि डिटेंशन से उन्हें हटा देना चाहिए, अभी भी डिटेन करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें। इसके बाद our priority is to strengthen grassroots democracy in J&K. Delimitation has to happen at a quick pace so that polls can happen and J&K gets an elected government that gives strength. तो प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना, हमारी प्रायोरिटी ये है कि वहां पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, उसके लिए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भी शुरू कर दी गई है ताकि जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल सके और जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है उसको एक स्ट्रेंथ मिले। तो हमारी डेमोक्रेसी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि हम एक मेज के आसपास बैठते हैं और अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं। आई टोल्ड द लीडर्स ऑफ द J&K that it is the people, especially the youth, who have to provide political leadership to J&K and ensure their aspirations are duly fulfilled. अब विधानसभा इलेक्शंस अर्लीस्ट कराए जाएंगे, तो गुलाम नबी आजाद जो कि एक लीडर थे वो भी इस मीटिंग में थे, तो उनका भी ये कहना है। उन्होंने बेसिकली 5 डिमांड्स रखी थी। पहला ये, अर्ली स्टेटहुड, जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए, विधानसभा इलेक्शंस कराने हैं, लोकल पीपल को गवर्नमेंट जॉब्स की गारंटी देनी है, प्रॉपर्टी और डोमिसाइल से रिलेटेड कुछ चीजें, और साथ ही रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडिट्स। तो जो कश्मीरी पंडिट्स का एक एक्सोडस हुआ था उसको वापस से रिहेबिलिटेट करने की बात, साथ ही जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करने की बात है। उमर अब्दुल्ला का ये कहना था, वी सेड डीलिमिटेशन वाज नॉट नीडेड। अब उमर अब्दुल्ला का ये कहना है जो डीलिमिटेशन है उसकी जरूरत नहीं है। जब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की ये बात थी कि हम जम्मू कश्मीर से इसलिए ये आर्टिकल हटा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर भी इंडिया से बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो जाए। तो जब पूरे देश का डीलिमिटेशन 2026 में होगा, तो जम्मू कश्मीर को डिफरेंट ट्रीट करके उसका डीलिमिटेशन अभी क्यों किया जा रहा है? तो उनका ये कहना था, वी सेड डीलिमिटेशन वाज नॉट नीडेड। जब रेस्ट ऑफ द कंट्री का डीलिमिटेशन 2026 में होगा, तो व्हाई इज जम्मू एंड कश्मीर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली? इफ द पर्पस ऑफ द August 5, 2019 decision was to integrate Jammu and Kashmir with the union, then a separate delimitation for Jammu and Kashmir defeats the whole aim of those decisions. तो बेसिकली उनका ये कहना है, जब सबका डीलिमिटेशन होगा पूरे देश का, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन अभी हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। गुड़गांव एम्स फॉर 100% वैक्सीनेशन इन 2 months। यहाँ पर भी वही सर, जो मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर की, उसके बारे में सारी चीजें। यहाँ पे नो फिजिक्स मैथ फॉर इंजीनियरिंग एंट्री, नीति रेड फ्लैग एंड की मीटिंग। तो AICTE ने ये डिसीजन लिया था कि अगर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स नहीं है उसके बाद भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो उसमें नीति आयोग ने इसके लिए रेड फ्लैग किया है कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। तो उनके बीच का कुछ डिस्कशन है, तो वो हम देखते हैं। अ मीटिंग कॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप पॉलिसी थिंक टैंक दिस मंथ सीम्स टू हैव फोर्स्ड अ रीथिंक ऑन AICTE's डिसीजन टू गिव engineering colleges the flexibility to admit students who did not opt for mathematics and physics in the +2 course and offer them remedial bridge courses to cope in class। तो अब मीटिंग हुई थी जो कि कॉल की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप पॉलिसी थिंक टैंक, जो कि नीति आयोग है। तो उन्होंने AICTE को बोला है कि आप अपने डिसीजन को वापस से रीथिंक करो, जो कि आपने ये डिसीजन दिया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो उन स्टूडेंट्स को भी एडमिट कर सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं ली थी इन दे +2 कोर्स, और बाद में उन्हें रेमेडियल क्लासेस दे दी जाएगी अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में पीछे रह रहे हैं तो उनको कोप अप करने के लिए।
अब ऑन द अदर हैंड द एआईसीटीई चेयरमैन, तो अब एआईसीटीई का चेयरमैन ने ये बोला है, डिफेंडेड द चार्जेस ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इन लाइन विद द न्यू नेशनल पॉलिसीज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब जो एआईसीटीई का है तो उसका ये कहना है कि हम एक कंपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत हमने ये बोला है कि फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग करने के लिए। इन मार्च एआईसीटीई हैड ट्वीक्ड द एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, मेकिंग स्टूडेंट्स हु हैवंट स्टडीड आइदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन क्लासेस 11th एंड 12th एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो मार्च में एआईसीटीई ने एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन को थोड़ा चेंज किया था और ये बोला था जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें जिन बच्चों ने फिजिक्स और मैथ्स नहीं भी पढ़ी है 11th और 12th में, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अब न्यू नॉर्म्स के चलते एक कैंडिडेट को बस ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो 45% किसी भी 3 सब्जेक्ट में लाए आउट ऑफ 14, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, तो इनमें से किसी में भी आपके पास एटलीस्ट 45% आ जाए किसी भी 3 सब्जेक्ट में, तो आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो। अर्लियर एन इंजीनियरिंग एस्पायरेंट शुड हैव क्लियर्ड +2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। तो इस रूल से पहले ये था कि अगर कोई भी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट है तो उसे जो +2 है, 12th है, वो उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स उसके होने चाहिए। ऑल्दो एआईसीटीई इज स्टिल फर्म ऑन द न्यू एंट्री लेवल क्वालिफिकेशंस। अब जो एआईसीटीई है वो नीति आयोग की बात को नहीं मान रही है। उसका ये कहना है कि हमने जो न्यू एंट्री लेवल क्वालिफिकेशंस किए हैं वो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाते हैं। तो इट हैज एग्रीड टू डिफाइन द इंजीनियरिंग ब्रांच टू विच दिस फ्लेक्सिबिलिटी विल बी लिमिटेड। बस अब एआईसीटीई का ये कहना है कि वो सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में एडमिशन नहीं ले सकते, बस वो किसी में ले सकते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड होगी। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई, के अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जिसको ये टास्क दिया गया है एआईसीटीई के द्वारा कि वो ये देखें कि कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, तो उन ब्रांचेस में ही बस बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इससे पहले वो कॉलेज पर छोड़ दिया गया था कि आप डिसाइड करो कि आप कौन से ब्रांच में एडमिशन देना चाहते हो उन बच्चों को जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं ले रखी, लेकिन अब इसके लिए कमिटी बना दी गई है। तो अ कैंडिडेट हु हैड फॉर इंस्टेंस स्टडीड कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन हाई स्कूल कुड हैव अप्लाइड फॉर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अगर कॉलेज ने डिसाइड किया कि ये एंट्री क्वालिफिकेशंस फ्लेक्सिबल है, लेकिन अब उसके लिए कमिटी बना दी गई है, तो अब वो सारे कॉलेजेस के लिए सेम रहेगा। तो ये चीज है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब गवर्नमेंट जॉब कोटा के बाद विमेन गेट 33% सीट्स इन जेडीयू स्टेट कमेटी। तो जनता दल यूनाइटेड ने ये फैसला लिया है जो स्टेट कमेटी है उसमें 33% जो पोस्ट होंगी वो विमेन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएंगी, और ये पहली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया है विमेन को। इसके अलावा थोड़े दिन पहले अभी इन्होंने ये भी डिसीजन लिया था, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 33% कोटा देगी विमेन को गवर्नमेंट जॉब्स में, 35% कोटा देगी पुलिस जॉब्स में, और 50% देगी प्राइमरी टीचर्स पोजीशन एट पंचायत लेवल्स। अब जो 60 साइंटिस्ट उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है कि लक्षद्वीप में जो रेगुलेशंस किए जा रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट के इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एज मेनी एज 60 साइंटिस्ट इंक्लूडिंग मराइन इकोलॉजिस्ट, मराइन बायोलॉजिस्ट, wildlife biologist, coral reef ecologist and experts from other fields have written to President रामनाथ कोविंद और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 आया आप उसको प्लीज विड्रॉ कर लीजिए। तो दे सेड द रेगुलेशन इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेवरल एग्जिस्टिंग लॉज। तो रेगुलेशंस गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू चूज एनी प्लॉट ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट। तो अब इस रेगुलेशन के तहत गवर्नमेंट को ऐसी पावर मिलती है कि वो किसी भी लैंड को डेवलपमेंट के लिए चूज कर सकता है और किसी भी पब्लिक ओपिनियन को ओवरराइड कर सकता है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन प्रफुल्ल खोदा पटेल्स प्रपोजल हैज ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन द आइलैंड्स। तो इन रेगुलेशंस के चलते जो लक्षद्वीप है वहां पे प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए थे। In the letter on Wednesday, the Lakshadweep Research Collective said that after a thorough review of the draft, they found it to be in contravention of several existing laws. पहला लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, क्योंकि इसमें जो पब्लिक ओपिनियन है उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, the Environmental Act 1986 as well as the recommendations of the Justice Ravindran Committee set up by the Supreme Court। अब जो लक्षद्वीप है वो कोरल अटॉल है, इसका मतलब ये है जो आइलैंड है वो पार्ट है लिविंग कोरल सिस्टम का। तो अगर ऐसे उसका डेवलपमेंट होगा तो ये जो इकोलॉजी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। Anyone who has lived or worked in Lakshadweep for any length of time will be aware of its special vulnerability given how linked land, lagoon and reef are in Lakshadweep। जो डेवलपमेंट प्रोसेस एनविसांस किया गया है उसकी वजह से बहुत ही डिजास्टर्स हो सकता है लक्षद्वीप। अब द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ऑफ 2021 इज हाईली प्रॉब्लमेटिक, और इसको लॉ नहीं बनने देना चाहिए क्योंकि इससे जो लक्षद्वीप की इकोलॉजी, लाइवलीहुड और कल्चर है वो खतरे में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया की हमें स्टैंडिंग इंप्रूव करनी है टॉय इकोनॉमी में। तो टॉय इकोनॉमी में क्या है बेसिकली, तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो टॉयज है वो इम्पोर्ट होते हैं, लगभग 80% टॉयज इम्पोर्ट होते हैं। तो इंडिया का शेयर सिर्फ $1.5 बिलियन ही है टॉय में। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमें इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो कॉलिंग ऑन पीपल टू बी वोकल फॉर लोकल टॉयज। तो ये चीज है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज। इस आर्टिकल में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सेव्ड बाय आवर वुमेन। तो ऑथर ने अभी ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस दिए जिसमें जो वुमेन है वो लोगों के राइट्स के लिए लड़ी, ट्राइबल राइट्स या फिर सीए के अगेंस्ट, इन सारी चीजों में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट जैसे दिशा रावी, उन सब के बारे में बताया ऑथर ने। तो ऑथर ने बोला ये जो ट्रेंड है अभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले से चल रहा है। अगर 1850 में देखें तो मुक्ताबाई साल्वे जो एक यंग दलित वुमेन थी, उन्होंने एक स्ट्रांगली वर्डेड एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ब्राह्मणिज्म और अपर कास्ट ने जो मोनोपोली जमा रखी थी अपनी नॉलेज पर, तो उसे बोला था। तो स्टूडेंट एट अ स्कूल फॉर गर्ल्स सेट अप बाय द सावित्रीबाई फूले एंड ज्योतिबा फूले, मुक्ताबाई स्पोक विद कॉन्फिडेंस विदाउट फियर। शी वाज 14. Savitribai herself had been a mere 17 or 18 when she and her husband set up the first girls school in Pune. तो ऑथर ने बोला जैसे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, उन दोनों ने मिलकर एक गर्ल्स कॉलेज सेट किया था, पहला गर्ल्स कॉलेज। तो ये सारी चीजें हैं कि ये दिखाती हैं कि जो विमेन ने ट्रेंड शुरू किया है ये अभी नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब ताराबाई शिंदे, another Maharashtrian and a woman who taught at Savitribai's school, was 32 when she wrote a searing critique of patriarchy, स्त्री पुरुष तुलना, one of the first feminist documents on record in India. तो ऑथर ने बोले जैसे अभी लोगों को शांत कराने की कोशिश की जाती है, फॉर एग्जाम्पल दिशा रावी, उसके ऊपर सेडिशन का केस लगा दिया गया। तो ये अभी नई बात नहीं, पहले भी ऐसा होता था। हिस्ट्री टेल्स अस दैट सावित्रीबाई फेस्ड मच ऑपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म। तो जो सावित्रीबाई है जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी, क्योंकि उनके स्कूल में जो सारी विमेन थी किसी भी कास्ट की, उन सबको अलाउ किया गया था, साथ में विडोज को भी अलाउ किया गया था, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रासाइज थी, लेकिन उन सबको भी वो अपने स्कूल में पढ़ाती थी। तो जब वो अब स्कूल जाती थी पढ़ाने तो लोग उनपे ऐसे गार्बेज डंप करते थे, ये सारी चीजें करते थे। तो फिर वो उसके लिए अपनी एक स्पेयर साड़ी ले जाती थी, वहां पर जाके चेंज कर लेती थी। तो ऑथर ने बोला आजकल भी सिमिलर चीजें, जो गार्बेज लोग सीधे नहीं फेंकते लेकिन वो ऑनलाइन अब्यूज करते हैं। तो modern diversion would be online abuse, but that she well aware how to deal with this, would carry a spare sari with her into which she would change once in the school. तो बच्चों के लिए वो फ्रेश एकदम पढ़ाना शुरू कर देती थी। तो पहले भी ऐसे क्रिटिसिज्म पे डील करना पड़ता था और आज भी ऐसे क्रिटिसिज्म से डील करना पड़ता है। कोई भी स्टेट के अगेंस्ट या पेट्रियार्की के अगेंस्ट पहले बोलता था तो उसको भी ऐसे ही होता था उसके साथ। ताराबाई शिंदे टू फेस्ड अब्यूज एंड वाइल्ड क्रिटिसिज्म फॉर डेयरिंग टू स्पीक आउट अगेंस्ट पेट्रियार्की, और सैडली उन्होंने उसके बारे में उसके बाद दोबारा नहीं लिखा। टुडे एज आई वॉच द जॉयस रिलीज ऑफ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता एंड नताशा नरवाल फ्रॉम तिहाड़ जेल आफ्टर अ ईयर ऑफ बीइंग हेल्ड ऑन व्हाट सीम टू बी फ्लिम्सी एंड ट्रम्प्ड अप चार्जेस। तो आपको पता होगा दिल्ली हाईकोर्ट ने जैसे इन स्टूडेंट एक्टिविस्ट को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि कुछ भी प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन पे यूएपीए लगाया जाए। तो आई एम रिमाइंडेड ऑफ द रिच एंड बेयरली डॉक्यूमेंटेड लेगेसीज ऑफ आवर फोरमदर्स। तो ऑथर ने बोला बरगम विलेज इन दांतेवाड़ा, दे वुड सी अ ट्राइबल वुमेन इन अ लेट 20s वॉकिंग फ्रॉम विलेज टू प्लेस पेनस्टेकिंगली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अबाउट अनफेयरली इम्प्रिजन, जो लोगों को बिना किसी बात के उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, उनको इनकार्सरेट कर दिया गया है ताकि वो रिलीज हो जाए। अगर हम देखें तो दिशा रावी का केस जो कि अभी अर्ली 20s में है, वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में अटेंशन ड्रॉ करना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर सेडिशन और वेजिंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड रीजनल वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये सारे केसेस लगा दिए गए। तो ऑथर ने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए। फिर ऑथर ने ये बोला अक्रॉस द वर्ल्ड वन ऑफ द एंजाइटीज ऑफ द अर्ली फेमिनिस्ट हैज बीन वेदर और नॉट देयर विल बी अ न्यू यंग जनरेशन टू कंटिन्यू द स्ट्रगल। कि पहले ऐसा लगता था कि जो अर्ली फेमिनिस्ट है जैसे ज्योतिबाबाई फूले, तो उन्हें ये लगता होगा कि क्या ये यंग जनरेशन अपना ये स्ट्रगल कंटिन्यू कर सकती है। तो हाँ, हम इंडिया में देख रहे हैं ये स्ट्रगल आज तक कंटिन्यू है। दिस हैंडफुल ऑफ एक्टिविस्ट फ्रॉम अक्रॉस क्लास एंड कास्ट एंड जेंडर आर जॉइंड विद थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, टू न्यूमरस टू मेंशन हियर। नॉट ऑल ऑफ देम विल सी देमसेल्व्स एज फेमिनिस्ट। तो आप सबको फेमिनिस्ट नहीं बोल सकते, बट ऑल विल रिकॉग्नाइज द इनसेपरेबिलिटी ऑफ वुमेन्स राइट फ्रॉम द इशू। लेकिन हर इशू में कहीं ना कहीं वुमेन राइट की बात आ जाती है। और इस लिस्ट में जो भी ऑथर ने बताई है उसमें जरूरी नहीं सारे एलिट हैं या फिर सब अर्बन और मिडिल क्लास भी हैं, ना ही जरूरी नहीं है कि सब सवर्ण है। What they have in common, though, is the courage of their convictions, the determination to fight, a mature political understanding, and the resilience of youth. तो ऑथर ने बोला इन सब में जो कॉमन है वो ये है उनका कन्विक्शन का करेज, लड़ने का करेज, और दूसरा वो मेच्योर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही में उनका जो रेजिलियंस है। For those who see themselves as feminists, even as they own their history, they do not hesitate to raise hard, difficult questions about power and its abuse even within feminist movement. तो small wonder, ऑथर ने बोले बहुत ही small wonder की state authority उनसे डरती है। Youth unbridled, youth given its head is a dangerous and worrying phenomena for those who seek to control. तो जो कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं तो स्टेट अथॉरिटी इसलिए इनसे डरती है, इसलिए इनको ऐसे जेल में डाल देती है। तो ये सब ऑथर ने बताया।
अब दूसरा ग्राउंड एंड बेनिफिट, ग्राउंड बीनीथ हिज फीट। तो वीपी सिंह है, तो आज उनकी 90th बर्थडे होता, तो उनके ग्रैंडसन ने आर्टिकल लिखा है, तो हम देखते हैं क्या लिखा है। उन्होंने बोला नेवर फॉल्टर अगेंस्ट इनजस्टिस। तो ये जो वीपी सिंह का एक टैलिस्मैन था कि नेवर फॉल्टर अगेंस्ट इनजस्टिस, लेट नॉलेज कंपैशन एंड ट्रूथ गाइड यू टू धर्मा। अब ऑथर ने बोला वीपी सिंह एंड सोशल जस्टिस गो हैंड इन हैंड। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने रिबेल किया था अगेंस्ट सोशल इनजस्टिसेस। वो इंटरकास्ट मील्स में पार्टिसिपेट करते थे, श्रमदान, भूदान, इन सब में पार्टिसिपेट करते थे। जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी थी यूपी के, उन्होंने कॉर्पोरेट करप्शन को एक्सपोज किया था। साथ ही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जब बने थे 1984-87 में, उन्होंने कभी अपना टेलिस्मैन नहीं छोड़ा, जो कि उनका टेलिस्मैन ये था, लेट नॉलेज कंपैशन एंड ट्रूथ गाइड यू टू द धर्मा, और कभी भी इंजस्टिस के अगेंस्ट फॉल्टर मत हो। He even championed the cause of farmers in the global south at various GATT meetings by vehemently opposing the inclusion of agriculture in GATT and later WTO. उनका ये कहना था जो एग्रीकल्चर उसको गैट में नहीं इंक्लूड करना चाहिए, बाद में गैट जो WTO में ट्रांसफर हो गया उसके बारे में भी उनका ये था कि जो एग्रीकल्चर उसको WTO में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। सिंह इमर्ज्ड एज इंडिया 7th प्राइम मिनिस्टर। तो वीपी सिंह जो थे वो इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर भी थे। ही न्यू दैट नाइदर द बीजेपी नॉर द कांग्रेस वुड लेट द थर्ड फ्रंट सर्वाइव। अब उनका गोल क्लियर था, सोशल जस्टिस थ्रू द मंडल कमीशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो उन्होंने एक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम लेकर आए थे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। उन्होंने रिपोर्ट इंप्लीमेंट की थी मंडल कमीशन की, जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो इस स्टेप की वजह से एक सोशल रिवॉल्यूशन आ गया। फोर्सिंग इंडियन फार्मर्स फॉर इंडिया एंड ही हैड प्रॉमिस्ड टू हील देयर वुंड्स बाय अनाउंसिंग इंडियाज फर्स्ट। और उन्होंने वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने लोन वेवर अनाउंस किया था। इसके बाद बैड पॉलिसी एंड अनसाउंड एग्रीकल्चर मॉडल्स आर द कल्प्रिट्स फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस एंड फार्म दैट एंड द सेंटर हैज अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हेल्प इंडियन फार्मर्स। तो लोन वेवर उन्होंने किया था, तो उसके लिए उन्होंने एक अपना रैशनल भी दिया था। उन्होंने ये बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट की बैड पॉलिसी और अनसाउंड एग्रीकल्चर मॉडल्स की वजह से फार्मर्स के ये हाल हुआ है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इस हाल से बाहर निकालना। He also dedicated 50% of the total national resource to rural India and agriculture. He put emphasis on irrigation and overall improvement of farming. अब बाई 2006 जो ग्लोबलाइजेशन की क्राइसिस ऑथर ने बोला है कि वो इंडिया में भी आ गई थी। जो गवर्नमेंट का डिसीजन ये था कि जो लैंड है फार्मर्स दादरी यूपी उनसे ले लिया जाए और सब्सिडाइज रेट में रिलायंस ग्रुप को दे दिया गया था। द कॉर्पोरेट प्रोग्रेस कांट बी सिनोनिमस विद इंडियाज प्रोग्रेस। और उनका ये मानना था जो कॉर्पोरेट प्रोग्रेस है उसको आप सिनोनिमस नहीं मान सकते इंडियाज प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो 1% लोग हैं वो 58% वेल्थ को एक्वायर कर रखा उन्होंने, तो अगर उनकी प्रोग्रेस हो रही तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इंडिया का हर बंदा प्रोग्रेस कर रहा है। तो the corporate progress can't be synonymous with India's progress and we can't kill farmers and take their land and enrich big corporations. और उन्होंने रिपीटेडली वार्न किया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मोनोपोलीज हो जाएंगी और ट्रांसनेशनल एम्पायर्स हो जाएंगे, और इंडियन एग्रीकल्चर भी इसे एस्केप नहीं कर पाया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑक्शन कर दे रही है इंडियन फार्म्स एंड फार्मर्स फॉर एग्री डॉलर्स। तो ये सारी चीजें, तो उनका मंत्र यही था सेव गार्ड द फार्मर सेव इंडिया। लेकिन अब इंडिया में जो फार्मर्स उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये सब लिखा गया इसमें। अब बैड बैंक जैसे इंडिया बना रहा है तो हमें क्या लेसन लेने चाहिए चाइना से, क्योंकि चाइना ने बैड बैंक बहुत पहले बना दिए। तो एज इंडिया गेट्स रेडी टू ऑपरेशनलाइज अ न्यू बैड बैंक जिसका नाम होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो चाइना वो स्ट्रगल कर रहा है, जो कि उसने अपना एक बड़ा बैड बैंक बनाया था जिसका नाम था चाइना ह्यूरोंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इन द आफ्टरमेथ ऑफ द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, तो जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो चाइना ने एक डेडिकेटेड बैड बैंक बनाया था जो भी उसकी 4 स्टेट ओन कमर्शियल बैंक है उसके लिए। इन बैड बैंक का काम यही था जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है उनको ले लेना, उसको रिजॉल्व करना 10 सालों के अंदर अंदर। फिर 2009 में इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया था 2012 तक। फिर चाइना ने ये बोला कि हर प्रोविंस के लिए एक लोकल बैड बैंक होगा। 2016 में 2 लोकल बैड बैंक बना दिए गए पर वर अलाउड पर प्रोविंस, और 2019 के एंड तक 59 लोकल बैड बैंक्स आ गए वहां पे। तो चाइनीज बैंक कैन करेंटली ट्रांसफर एनपीएल्स ओनली टू द नेशनल और लोकल बैड बैंक्स। तो ऑथर ने बोला अगर हम देखें एक रिसर्च से ये पता चला है जो चाइनीज के बैड बैंक्स हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो बस कंसील कर दे रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को। तो द बैंक्स फाइनेंस ओवर 90% ऑफ द एनपीएल ट्रांजेक्शन थ्रू डायरेक्ट लोन्स टू बैड बैंक्स। जो बैंक अपने एनपीएल बेच रही है उन्हें, तो साथ ही साथ बैंक फाइनेंस भी कर रही है एनपीएल्स को डायरेक्ट लोन देकर इन बैड बैंक्स को। द बैड बैंक्स रीसेल ओवर 70% ऑफ द एनपीएल्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस टू थर्ड पार्टीज। और बैड बैंक क्या कर रही है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है, वो 70% जो एनपीएल्स है वो दोबारा थर्ड पार्टीज को बेच दे रही है बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस पे, और वो बेसिकली उन्हीं लोगों को बेच रही है जो कि बोरोवर्स हैं सेम बैंक में। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ कंसील हो जा रही है, सिर्फ छिप जा रहा है कि एनपीएल दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी तक इकोनॉमी में उतना ही लोन बैड है। तो चाइनीज एक्सपीरियंस है 4 इंपॉर्टेंट लेसन है इंडिया के लिए। पहला, जो सेंट्रलाइज बेड बैंक NARCL शुड आइडियली हैव अ फाइनाइट टेन्योर। जैसे चाइना ने टेन्योर एक्सटेंड कर दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें एक फिक्स टेन्योर रखना चाहिए।
तो सच एन इंस्टीट्यूशन इज टिपिकली स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू एन एब्रप्ट इकोनॉमिक शॉक। तो अभी जो हमने बैड बैंक बनाने की बात की है, ठीक है, अभी इकोनॉमिक शॉक भी हो रखा कोविड-19 की वजह से, तो ठीक है अभी हम बैड बैंक बना लेते हैं। और साथ ही द बैंक्स को ट्रांसफर द क्राइसिस इंड्यूस्ड एनपीएल्स टू द बैड बैंक्स एंड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग लैंडिंग एक्टिविटी। उसके बाद जब बैड बैंक जब उन अपने लोन्स ले लें इन सारी बैंकों के बाद, उसके बाद भी बैंक्स फोकस करें कि अपनी लैंडिंग एक्टिविटी को वो एक्सपेंड करें। बैड बैंक इन टर्न कैन रीस्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट एसेट वैल्यू ओवर टाइम, इट कुड ग्रेजुअली डिस्पोज ऑफ द एसेट्स टू द प्राइवेट प्लेयर्स। और ये नहीं हम चाइना की तरह एकदम परपेचुटी में नहीं रखे, नहीं, हमें थोड़े टाइम के बाद इनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं करना, जितना टेन्योर उसी टाइम में उनको सारी चीजें सॉल्व करनी। सेकंड, बैड बैंक का एक नैरो मैंडेट होना चाहिए, उसके गोल्स डिफाइन होने चाहिए। ट्रांसफरिंग एनपीएस टू अ बैड बैंक इज नॉट अ सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को बैड बैंक में दे रहे हो तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, एक क्लियर रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वरना अदरवाइज अलाउइंग अ बैड बैंक टू एग्जिस्ट इन परपेचुइटी रिस्क अ पोटेंशियल मिशन क्रीप विच माइट बी द लॉन्ग रन थ्रेटन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इटसेल्फ। अगर कोई भी क्लियर रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं हुई तो जो बैड बैंक है अगर वो परपेचुइटी में एग्जिस्ट करती रही तो पोटेंशियल मिशन क्रीप हो जाएगा और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्री की वो खतरे में आ जाएगी। तीसरा, मच लाइक चाइना, इंडियाज बैंक्स रिमेन एक्सपोज टू दीज बैड लोन्स इवन आफ्टर देयर ट्रांसफर टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तीसरी बात ये, जो चाइना की तरह ही इंडियन के जो बैंक्स होंगे वो इन बैड लोन्स के लिए एक्सपोज होंगे इवन आफ्टर उनको ट्रांसफर कर दिया जाए टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। चौथा, ये अगर हम स्टेडी स्टेट्स में देखें तो रिजोल्यूशन ऑफ द बैड लोन शुड हैपन थ्रू अ मार्केट मैकेनिज्म। तो जो बैड लोन्स का रिजोल्यूशन है वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए, ना ही मल्टीट्यूड ऑफ बैड बैंक्स के द्वारा। इन इंडिया में नरसिम्हा कमेटी ने ये बोला था कि एक सिंगल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी चाहिए एक बैड बैंक की तरह, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं येट द सरफासी एक्ट 2002 एंडेड अप क्रिएटिंग मल्टीपल प्राइवेटली ओन्ड एआरसीज। लेकिन उसके बाद ही सरफासी एक्ट में हमने देखा बहुत सारे ऐसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बन गई। As a result, regulations have treated ARCs like bad banks, although functionally they are closer to stressed asset funds. अब ऑथर ने ये बोला जो ARC है उसको बैड बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन वो बैड बैंक नहीं है, वो एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 है। तो विद द सेटिंग अप ऑफ NARCL एज अ सेंट्रलाइज्ड बैड बैंक, द रेगुलेटरी आर्बिट्रेज बिटवीन ARCs एंड AIFs मस्ट एंड। तो चाइनीज एक्सपीरियंस है, हमें ये सीखना चाहिए कि हम जो भी बैड बैंक बना रहे हैं उसका मैंडेट लिमिट रखें कि आप क्या काम करना है, और दूसरा ये उसका टेन्योर लिमिटेड रखें वाइल फैसिलिटेटिंग मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर बैड लोन रिजोल्यूशन इन ए स्टेडी स्टेट। और साथ ही जो बैड लोन रिजोल्यूशन है वो बैड बैंक के द्वारा नहीं बल्कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। तो तीन चीजें हमें सीखनी है, पहला ये हमें टेन्योर फिक्स रखना है, दूसरी बात ये मैंडेट को लिमिट करना, और तीसरी बात ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म रखना है इसको रिजोल्व करने के लिए। अब तीसरा आर्टिकल है द न्यू अर्बन। इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है तो अब हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम द न्यू अर्बन को डिस्कस करेंगे। तो ऑथर ने बोला है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उसने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को कैसे अच्छा किया, प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन को कैसे मिशन मोड में बहुत अच्छे से किया है। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें यूज की। तो वन ऑफ द बेन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैज बीन टार्डी इंप्लीमेंटेशन इन द लीकेजेस। तो ऑथर का ये कहना है कि पहले की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही टार्डी, बहुत ही ढीला ढाला इंप्लीमेंटेशन और लीकेजेस बहुत ज्यादा होते थे, तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। पहला जियो टैगिंग से, ठीक है। दूसरा, द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड टाइड टू द रिलीज ऑफ फंड्स। अब ये है कि आपने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको रिलीज होगा फंड, ये नहीं पहले ही गवर्नमेंट आपको सारा फंड दे देती, नहीं, आप काम दिखाओगे, आप प्रोग्रेस दिखाओगे तो उसके बाद ही फंड रिलीज होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज दिस पीएम। अब ऑथर ने ये भी बोला है जो इसरो है उसका भी यूज किया गया, कैसे, टू हैंड होल्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी टूल्स, जैसे GIS बेस्ड टूल्स को यूज किया गया, जियो टैगिंग यूज की, साथ ही जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लिया गया ताकि हम न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी चीजें बना सकें। 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया इन जियो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री। और जो पैसे हैं जो सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं स्टेट्स को, वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं ताकि सीमलेस फ्लो हो स्टेट ट्रेजरी में। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैम ट्रिनिटी, ये सारी चीजें लेकर आए गए ताकि जो बेनिफिशियरीज है सीधे उसके अकाउंट में ही पैसा जाए, कोई घोस्ट बेनिफिशियरी ना हो। जो हाउस बिल्ड किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, वो तो या तो विमेन के नाम पर होता है या तो जॉइंट ओनरशिप होती है। मैंडेटरी उस हाउस में एक टॉयलेट होगा, तो इससे फीमेल एम्पावरमेंट हुआ है, डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेफ गार्ड हुई है। आधार एक वेपन को यूज किया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हर बेनिफिशियरी जो भी रजिस्टर्ड है उसको सारी चीजें प्रोवाइड हो, सारी स्कीम से बेनिफिट्स प्रोवाइड हो। अमृत लेकर आए थे जिससे क्या होता है, जो क्री की सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, सीवेज नहीं है, तो उसको एड्रेस करने के लिए अमृत मिशन लेकर आए। जो ULBs है अर्बन लोकल बॉडीज में रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो अपने खुद से पैसे भी रेज कर सकते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स के द्वारा, तो ये सारी चीजें। टुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आए इन पार्टनरशिप द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्मार्ट सिटीज मिशन इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद
रेरा लेकर आए थे, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मॉडल टेनेंसी एक्ट लेकर आए हैं। तो जो अर्बन स्पेस है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बहुत ही रैपिड पेस के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो कभी ये आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, तुलिप, GIS और city administrators are on their toes with a competitive spirit, imbuing the missions and a periodic ranking of the cities on various parameters। और बार बार नीति आयोग रैंकिंग भी करता है कि कहाँ तक पहुंचा, कौन सा स्टेट सबसे आगे चल रहा है। तो एक कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म वाली बात भी आ जाती है यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वैक्सीन मेकर्स एंड इंडेमिनिटी। तो अभी हम देखते हैं इंडेमिनिटी क्या होता है। तो व्हाट हैज बीन कंटेंशियस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडेमिनिटी एंड दीज नेगोशिएशंस आर नाउ सेट टू बी द फाइनल स्टेजेस। तो अभी जो फाइजर मॉडर्ना है वो इंडिया में सप्लाई करने की बात करी, तो अभी इंडेमिनिटी का क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ग्लोबली द 2 कंपनीज हैव सप्लाइड द कोविड-19 वैक्सीन ओनली आफ्टर इंडेमिनिटीज वर गिवन। तो अभी उसी कंट्रीज में वैक्सीन सप्लाई करती है जहां पे इनको इंडेमिनिटीज दे दी जाए अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ compensation for adverse effects due to vaccination। इसका मतलब ये है दे कांट बी सूड इन दोज कंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ सच इफेक्ट्स। अगर वैक्सीन की वजह से किसी को भी कोई इफेक्ट हो जाता है, एडवर्स रिएक्शन हो जाता है, तो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो इसको ही इंडेमिनिटी कहा जाता है। तो ग्रांट ऑफ इंडेमिनिटी डज नॉट ऑलवेज मीन बेनिफिशियरीज कांट सी कॉम्पनसेशन। तो इंडेमिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बेनिफिशियरीज को कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता, कॉम्पनसेशन तो उसे मिल सकता है, लेकिन ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होंगे। तो जो मॉडर्ना और फाइजर है उन्होंने इंडेमिनिटी सारे नेशंस से रिक्वेस्ट की है। दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन दैट लायबिलिटी शुड बी इंडेमिनिफाइड। अब क्या कंपनीज नॉट ग्रांटेड इंडेमिनिटी अंडर इंडियन लॉ, तो क्या इंडियन लॉ में इंडेमिनिटी नहीं मिलती है? तो इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैज नॉट ग्रांटेड इंडेमिनिटी अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर सीरियस साइड इफेक्ट्स टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एनी ऑफ द 3 कोविड-19 वैक्सीन। तो इंडिया के ड्रग रेगुलेटर ने किसी को भी इंडेमिनिटी नहीं दी है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन जो भी 3 वैक्सीन इंडिया में चल रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इंडियन लॉ हैज लेड डाउन रूल्स एंड अ फॉर्मूला फॉर ग्रांट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ ऑफ एन इन ट्रायल सब्जेक्ट। क्लिनिकल ट्रायल्स में चलते इंडियन लॉ ने लेड किए हैं रूल्स कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर आपकी कोई इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है सब्जेक्ट की। अब कौन कौन से कंट्रीज जो इंडेमिनिटी प्रोवाइड करते हैं? तो यूएस भी प्रोवाइड करता है, यूके भी प्रोवाइड करता है। तो द यूएस विच बिगिन वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन इन दिसंबर, पहला कंट्री था जिसने लीगल प्रोटेक्शन दी थी कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को। फिर यूके ने भी अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को दी। WHO ने एक स्पेशल कॉम्पनसेशन प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है लो इनकम कंट्रीज के लिए, जो कि इसकी कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर आता है, गवी में। अब हाउ डज इंडेमिनिटी वर्क इन द यूएस? तो फाइजर और मॉडर्ना जो 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिया था अपनी mRNA कोविड वैक्सीन के लिए, तो उनको इम्यूनिटी दी गई थी फ्रॉम लाइबिलिटी बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो उसको इस के चलते उनको 2024 तक प्रोटेक्ट किया गया कि कोई भी लॉसूट्स उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते अगर किसी को वैक्सीन के चलते कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसके अलावा जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने अप्रूवल दिया है उसके अगेंस्ट भी कोई सू नहीं कर सकता उसे। तो वैक्सीन रेसिपिएंट्स कांट सू द FDA फॉर अप्रूविंग द वैक्सीन। अब WHO स्पेशल कॉम्पनसेशन प्रोग्राम क्या है? तो WHO ने स्टार्ट किया नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन प्रोग्राम फॉर कोविड-19 वैक्सीन फॉर 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो जो गवी कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट है उसमें स्मॉल लेवाई करते हैं, कुछ ऐसे लेवाई चार्ज करते हैं, उससे पैसा जो आता है उसको कॉम्पनसेशन की तरह प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इस न्यूज में बस ये है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा कम है। वो इस बात से पता चलता है कि लगभग 3.91 लाख डेथ्स के बाद सिर्फ 55,276 ने क्लेम किया था। तो इससे ये पता चलता है इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है वो बहुत कम लोगों को मिल रहा है, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वो इंडिया में बहुत ज्यादा कम है। बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आई होप आपको ये न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।